देखिए मैं आपको बता रहा था कल भी, यानी कि क्लोरोफिल बी था ये, ठीक है। यानी कि जिसको हमने नाम दिया था PS2 का नाम दिया था, ठीक। देखें, लाइट एंटर हुई थी, सनलाइट यहाँ आई थी, ठीक है। यहाँ से फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कहाँ गए थे? फैलियोफाइटिन तक, ठीक है। फिर फैलियोफाइटिन से ये कहाँ पहुंचे थे? PQ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था PQ तक गए थे, ठीक है। फिर PQ के बाद कहाँ आए थे? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, क्रोम कॉम्प्लेक्स में, ठीक। फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पहुंचे थे कहाँ? पीसी तक, फिर पीसी से ये एंटर हुए थे क्लोरोफिल ए में, जो कि PS1 था आपके पास, PS1, ठीक है। फिर ये PS1 क्लोरोफिल ए से दोबारा ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है। किसके अंदर? FRS में गए थे। फिर FRS से ये कहाँ गए थे? FD तक, ठीक है। फिर FD के बाद NADP जो था वो रिडक्टेज एंजाइम ने उसको रिड्यूस किया था, ठीक है। और फिर ये यहाँ से जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गए PH, ठीक है। यानी कि ये है इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव फाइंस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सब क्या जा रहे हैं आपके पास? देखें, इलेक्ट्रॉन 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 मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 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 और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो वाटर जो था H2O, ठीक है, उसके हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन आइंस। ये जो हाइड्रोजन आइंस थे, देखें ये हाइड्रोजन आइंस यहाँ जाके वो भी इसमें क्या हो गए थे? यूटिलाइज हो गए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या हुआ था। अच्छा, PS1, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें ये कुछ प्रोसेस चल रहा था इस तरीके से ना, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और रिमूव करने के बाद अब हम जा रहे हैं इसके फोटोफास्फोलाइजेशन। इसको फास्फोलाइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको फोटोफास्फोलाइजेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट का रोल भी है। मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, फोटो फास्फोलाइजेशन। अच्छा, आज 5 बजे तक क्लास वाइंड अप कर दूंगा जल्दी, कल लंबी क्लास लेंगे इंशाल्लाह। कल 1 बजे से 4 बजे तक कल क्लास होगी आपकी, 1 से 4। फिर बता दूं, टाइम मत पूछिएगा, टाइम मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 1 बजे से 4 बजे तक कल क्लास। बीच में सर नमाज का ब्रेक आएगा, बीच में 2 बजे सर नमाज। कितने फिजिक्स की बजे? क्लास का कह रहे थे सर। कितने 12 बजे बजे है? का कहा था उन्होंने। 12 बजे का 12 बजे का? तो चलें, फिजिक्स की मैं उन्होंने ग्रुप कहा में था स्टार्ट कर। 12 से 2 तक ही होगी, हम 2 से 5 कर लेंगे, प्लीज। 2 से 5 कर लेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये एक
ठीक है, फिजिक्स के बाद देख लेंगे, जब भी फिजिक्स खत्म होगी मैं ग्रुप में मैसेज देख लूंगा, उसके फौरन बाद मेरी क्लास शुरू होगी, याद रखिएगा। अच्छा देखें, ड्यूरिंग 15 मिनट के ब्रेक के बाद उसके ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, when the electron move इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, मूव्स कर रहे थे ना, मूव्स थ्रू द चेन की सूरत में मूव कर रहे थे, और इट्स एनर्जी इज यूज्ड बाय, कौन यूज कर रहा था, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन इसकी एनर्जी को क्या कर रहा था, यूज कर रहा था, और उस पे एक एंजाइम था एटीपीएस, और वो क्या कर रहा था, टू प्रोड्यूस एटीपी, वो एटीपी को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। इसलिए तो इसको कहा जा रहा है कि इट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोलाइरेशन, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं फोटोफॉस्फोलाइरेशन का। अच्छा एक बात याद रखिएगा, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आते, बिकॉज इट टेक पार्ट इन द रिडक्शन ऑफ, क्योंकि ये क्या करते हैं, बिकॉज ये रिडक्शन कर देते हैं ना, NADPH2 के साथ कंबाइन हो जाते हैं, NADPH2 बना लेते हैं, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन आखिर में कहाँ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यानी कि बिकॉज मैंने कहा कि इट टेक पार्ट, मैं इसको रिमूव करूंगा, जगह नहीं है लिखने के लिए, इट टेक, बिकॉज चलिए फिर लिख, बिकॉज इट टेक पार्ट in the reduction of NADP to form NADPH, ठीक है, ये इधर चले गए, ठीक है, in this way a cycle is not completed, cycle is not completed, तो ऐसे में एक साइकिल कंप्लीट तो नहीं हुआ, so this process is called non-cyclic phosphorylation, तो इसलिए हम किसको किसका नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोलाइरेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर NADP 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, NADPH, ठीक है, रिडक्शन हो गई। ATP प्रोड्यूस इन लाइट रिएक्शन प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, जिसको आप कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन मेल्विन इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, वर्कआउट किया था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोलाइरेशन आपके पास क्या है, यानी कि अकर, कि वहां पे भी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोलाइरेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीड होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक इसलिए कह रहे हैं कि वो क्लोरोफिल बी से शुरू हुए थे और ए तक गए थे, अगर ए से दोबारा बी के ऊपर आते तो एक साइकिल कंप्लीट होता, तो इसलिए पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को हम किसका नाम दे रहे हैं, नॉन साइक्लिक प्रोसेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है।
अच्छा देखें, तो वो जाकर के वहाँ NADP के साथ मिलके NADPH2 बना लिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन ने लास्ट के अंदर। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखिए फाइनली इन लाइट रिएक्शन तीन इंपॉर्टेंट स्टेप हुए फाइनली। एक, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। दूसरा, रिडक्शन ऑफ NADP से क्या हुआ, NADPH2 हुआ। ठीक है, और तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ ATP हुई, फॉर्मेशन ऑफ ATP हुई। ठीक है, ATP एंड NADPH2। अब ये ATP और ये जो NADPH2 है, ये दोनों क्या होंगे, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, तो आपने देखा इन्होंने किस तरीके से लाइट ली, और लाइट को लेने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या काम करा, यानी कि एनर्जीज बनाई। ठीक है, ये फोटो सिस्टम्स कहलाता है, ये लाइट ट्रैप्स कहलाता है, कि किस तरीके से इन्होंने लाइट को क्या करा, ट्रैप्स किया। ठीक है, अच्छा, लाइट को ट्रैप्स करने के बाद फिर इन्होंने क्या करा कि अपने अंदर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की और बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म किया। अच्छा जी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। लाइट रिएक्शन यहाँ खत्म। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, जो फोटो सिस्टम था, फोटो सिस्टम, इस फोटो सिस्टम में PS1 और PS2 था। तो PS1 और PS2 के बारे में सबसे पहले हिल एंड MCQs आ सकते हैं। फेबेंडा, फेबेंडा ए है ये, फेबेंडा 1960s के अंदर इन्होंने हमें बताया था इसके बारे में। ठीक है, कि फोटो सिस्टम मतलब PS1 और PS2 के बारे में इन दोनों साइंटिस्टों ने बताया था। और जो क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल ए, उसको जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था कॉक, कॉक एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था 1959 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर डिस्कवर्ड किया गया था, क्लोरेला। क्लोरेला आप जानते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है, जो ग्रीन कलर की होती है। इसकी शेप फ्लैमेंटस लाइक होती है, नहीं इसकी राउंडेड शेप होगी इसकी। ठीक है, राउंडेड लाइक इसकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं डार्क रिएक्शन के ऊपर। डार्क रिएक्शन क्या होगा, डार्क रिएक्शन। देखिए, डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन है क्या, पहले आइडियाज सुन लीजिएगा। डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व इन द, आपके पास क्या है, किसकी कन्वर्जन होगी इसके अंदर, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, ये कहाँ होगा, इट अकर, अब आपको पता है कहाँ होगा, इन द स्टोमा। ये होगा स्टोमा के अंदर। स्टोमा किसका, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। और स्टोमा एंड इन्वॉल्व मैनी रिएक्शन, यहाँ पे कई रिएक्शंस होंगे, तब जा करके इसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, एक आध रिएक्शन में नहीं होगा। ठीक है, और ईच, हर एक रिएक्शन किसकी मदद से होगा, एंजाइम की मदद से। अभी मैं कह रहा हूँ ईच कैटलाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंजाइम, कई डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होंगे, वो अपने रोल को क्या करेंगे, इसके अंदर प्ले करेंगे। ठीक है, डार्क रिएक्शन रिक्वायर्ड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को क्या चाहिए, किसकी प्रोडक्ट चाहिए, लाइट रिएक्शन की। और लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है, ATP एंड NADPH2। डार्क रिएक्शन, अब समझ आ रहा है आपके कुछ,
बहुत से स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ आ रहा है कुछ? देखो जरा क्या आया। ठीक है, अच्छा देखें, डार्क रिएक्शन required the product of लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को क्या चाहिए? लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और वो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है? एटीपी और NADPH2, ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। बट डज नॉट इटसेल्फ रिक्वायर लाइट, इसमें लाइट रिक्वायर नहीं है, ठीक है। डार्क रिएक्शन रिपीट कर दूं, अभी शुरू ही किया है मैंने अभी शुरू किया है, बस यही बताया इसके बारे में। बट डज नॉट इटसेल्फ रिक्वायर लाइट, बट डज नॉट यानी कि इटसेल्फ रिक्वायर लाइट, इसको लाइट नहीं चाहिए होती है, ठीक है। दिस वे इट इज रिफर्ड टू एज डार्क रिएक्शन। इस वजह से हम इसको क्या रिफर करते हैं? हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन है। लाइट नहीं चाहिए, बल्कि लाइट को यूटिलाइज करके जो इसने एनर्जीज बनाई थी लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन की बस सिंपली कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। और लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट आप जानते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की? एटीपी एंड NADPH2 चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसको रिमूव करता हूं मैं, आगे चलते हैं। C3 प्लांट्स क्या है? C3 प्लांट्स का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। C3 प्लांट्स क्यों कहा जा रहा है इनको? देखिए, C4 प्लांट्स होते हैं, C3 हम यहाँ पे C3 प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, C4 प्लांट्स को भी पढ़ेंगे। देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होता है, और से सुनिएगा मेरी बात को, फिर ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? द फिक्सेशन, अभी मैं डार्क रिएक्शन पे गया ही नहीं, मैं आइडियाज दे रहा हूँ। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ, एक लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ना, जिस कंपाउंड का नाम है 1,5 यानी कि रिबिलाज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा देखिए, फिक्सेशन होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। C3 प्लांट्स नॉर्मल प्लांट्स को कहते हैं, जो नॉर्मल आपके पास सारे प्लांट्स हैं उनको C3 प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि उनमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। ऐसा कंपाउंड बनता है जिसके पास 3 कार्बन होते हैं, और जिनमें 4 कार्बन कंपाउंड बने वो फोटो रेस्पायरेशन में होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। वो प्लांट जो दिन के अंदर ऑक्सीजन को इनसाइड ले जाना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें? रिलीज करना शुरू करते हैं, उनमें C4 मैकेनिज्म होगा। C3 प्लांट्स क्यों कहा जा रहा है नॉर्मली इन प्लांट्स को? देखिए, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ photosynthesis is referred to as C3 pathway, ठीक है। इसको आप C3 पाथवे का नाम भी दे सकते हैं, C3 प्लांट्स का नाम भी दे सकते हैं। क्यों? वजह क्या है? रीजन क्या है? अभी बता देता हूं मैं आपको। बिकॉज, देखिए रीजन, बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में जो फर्स्ट पहली प्रोडक्ट बनती है, द फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? G3P। पहली प्रोडक्ट क्या बनती है? G3P। G3P किसको कहते हैं? ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट को, ठीक है। G3 किसको कहते हैं? ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। देखें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, डार्क रिएक्शन चला, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन हुआ,
कंबाइन हो करके उसने जो पहली प्रोडक्ट बनाई, पहली फर्स्ट प्रोडक्ट बनाई कार्बो, आप देखिए पहली प्रोडक्ट बनी है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर एंड के अंदर जाके क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। एकदम नहीं कार्बोहाइड्रेट बनता। मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसके अंदर, और कई रिएक्शंस के साथ, यानी कि कई रिएक्शन के इसके यानी कि स्टेप वाइज कई रिएक्शन चलेंगे, और फिर कहीं जा करके आपके पास क्या होगा, इनकी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। और इन तमाम रिएक्शंस के अंदर कई स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स के अंदर कौन इन्वॉल्व है, यानी कि एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप डार्क रिएक्शन का, कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में रखें, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, फिक्सेशन का नाम देते हैं, जिसके अंदर कार्बोक्साइलेशन का नाम भी आप उसको देते हैं, कि कार्बोक्साइलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। के स्टोमा में एक मॉलिक्यूल था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, उसके साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गई। उससे कंबाइन हो गई नहीं, एटीपी की मदद से। देखिए ना, एटीपी कहाँ से आई, एटीपी कहाँ से आई, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट किसे यूटिलाइज कर रहा है, लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी बनी थी, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने उसको ट्रांसफर कर दिया था स्ट्रोमा की तरफ। अब स्ट्रोमा के अंदर, मैंने बताया था आपको, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स हैं, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस है, और स्ट्रोमा के पास अब एटीपी मौजूद है, स्ट्रोमा के पास अब NADPH2 मौजूद है, एंजाइम नेचुरली मौजूद थे स्टोमा के पास। और जो ये एटीपी और NADP आ रहा है, ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। 3 चीजें हैं स्टोमा में इस वक्त, बल्कि चार चीजें, एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मौजूद है, दूसरा एंजाइम्स है, तीसरा एटीपी है, चौथा NADPH2 मौजूद है। 4 चीजें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिया, और लेने के बाद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो रही है, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल है, गार्ड सेल में जा रही है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में एंटर हो रही है, और क्लोरोप्लास्ट में कहा जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रोमा के अंदर जा रही है। स्ट्रोमा में गई, स्ट्रोमा में जाने के बाद वो कंबाइन हो गई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। किसने कंबाइन किया, एक एंजाइम ने। वो एंजाइम कहाँ था, स्ट्रोमा का एंजाइम था। और किसकी मदद से कंबाइन हुई, एटीपी की मदद से कंबाइन हो गई। तो उसने वहां जो पहली फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट बनी, पहली फर्स्ट, वो है G3P, जिसको ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट का नाम देते हैं। अब ये जो G3P है, ये जो कंपाउंड प्रोडक्ट बन गई, इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इसके पास कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसीलिए सो द प्लांट आपके पास क्या करता है, सो द plants are called C3 प्लांट, या फिर C3 पाथवे का नाम भी दे सकते हैं, पाथवे का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर है भाई, यहां तक आगे चलें, अगर यहां तक क्लियर है, यस, शाबाश। चलें जी, आगे चलते हैं। अभी फिर मैं कह रहा हूं, मैं डार्क रिएक्शन के ऊपर अभी नहीं गया, अब इसकी डिस्कवरी देखते हैं, रिमूव कर रहा हूं। तो खैर, मुझे दोनों कॉलेजेस के अंदर ना, काउंटी में भी और हयात में भी, टाइम ही नहीं मिला, क्लासेस ऑफ हो गई। डिस्कवरी ऑफ कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, वहाँ दोनों जगह ये चैप्टर रह गया 11। अच्छा जी, देखें देखें कैल्विन साइकिल क्या है। साइंटिस्ट था, उसका नाम था मेल्विन कैल्विन, कैल्विन एंड हिज कुलीग, समझते ना, इसके साथ काम करने वाले, कुलीग्स वर्क अभी अभी सुन लें, बाद में आगे बात करेंगे बेंसन के ऊपर भी। अच्छा जी, कुलीग एंड हिज कुलीग वर्क बिटवीन, किस दौरान वर्क किया, 1946 एंड 1953 के दरमियान में। किसके ऊपर, विद
यूनिसेलुलर एल्गा या एल्जी, क्लोरेला। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द स्टेप involved in कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, यानी कि आप याद रखिएगा इस बात को मेरी, कि आपके पास यूं कह लें कि यानी कि कैल्विन मेल्विन और इसके जो कुलीग्स थे, उन्होंने वर्क किया किस ईयर में, 1946 एंड 1953 के दरमियान में, एक यूनिसेलुलर एल्जी। और उस यूनिसेलुलर एल्जी का नाम क्या था आपके पास, उसको हम नाम देते हैं क्लोरेला। क्लोरेला, मैंने मैंने अगर किसी ने मुझसे पढ़ा है तो मैंने वहाँ क्लोरेला की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बताई थी, और मैंने कहा था कि इट यूज इन फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना, मैंने वहां बताया था कि इट यूज इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि किसके अंदर यूज होता है, फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। तो बेसिकली हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ये इस वक्त, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम ये देखें किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरेला की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जो डार्क रिएक्शन ऑब्जर्व किया गया था वो क्लोरेला में किया गया था। क्लोरेला कैसा होता है, मैं रिमूव करता हूँ, देखें ये है क्लोरेला का सेल। देखें इस तरीके से होता है, क्लोरेला का सेल है, ये इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्रीन एल्जी है, इसके पैरानोइड, जानते हैं ना, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज हैं, ये इसमें स्टार्च को स्टोर करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, 7 चैप्टर में पढ़ा है आपने। 3 माइक्रोन के करीब इसका क्या होता है, साइज होता है। 3 माइक्रोन साइज होता है इसका, बहुत छोटा साइज होता है। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, फ्रेश वाटर। तो इसके अंदर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को, यानी कि डार्क रिएक्शन को क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अभी फिर बता दूं, डार्क रिएक्शन के ऊपर मैं अभी गया नहीं हूँ। ठीक है, फिर देखिए 1953 तक ये हुआ, फिर उसके बाद लेटर इन, फिर उसके बाद देखें ये एक एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवाता है, फिक्सेशन करवाता है, रिबिस्को एंजाइम मैं लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, कैटलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये इसका काम है, ठीक है। फिर देखें लेटर इन 1953 तक तो ये हुआ, 46 से 53 तक। 1954 के अंदर एन एंजाइम रेबिलास बाय फॉस्फेट, ठीक है, कार्बो ऑक्साइलेस, पूरा नाम है इसका, रेबिलास बाय फॉस्फेट कार्बोक्साइलेस। एब्रीवेटेड क्या है ये, एब्रीवेटेड क्या करते हैं इसको, एब्रीवेटेड RUBISCO, रिबिस्को कहते हैं। was discovered, इसको डिस्कवर्ड किया गया, एंड फाउंड टू कैटालाइज, और देखा गया, एंड फाउंड टू catalyze the combination of carbon dioxide with
RUBP, ठीक है, टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड। ऐसा अनस्टेबल कंपाउंड जिसके पास कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, ठीक है, एंड इट स्प्लिट, फिर वो स्प्लिट हुआ किसमें, इनटू 3 कार्बन्स में। मैं समझाता हूं अभी, 3 कार्बन्स के अंदर, और उस 3 कार्बन प्रोडक्ट को हमने नाम दिया था किसका, G3P का नाम दिया था, ठीक है। रिबिस्को इज फंक्शनल इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, याद रखना इस बात को, ये फंक्शनल होगा रिबिस्को तमाम के तमाम, एल्गी हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, ठीक है ना, उनमें ये क्या करता है, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई, एल्गी एल्गी हो गई, प्लांट्स होगा, एक्सेप्ट सिवाय किसके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा। उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिबिस्को इज फंक्शनल इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन फ्यू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिवाय कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा, ठीक है। आपके पास यानी कि बेसिकली देखा जाए, ये जो एंजाइम है ये इसको कहते हैं हम, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, पॉइंट को आप देखिएगा, रिमूव कर रहा हूँ, इट इज मोस्ट abundant protein, important protein enzyme on earth। अर्थ पर जो ये एंजाइम है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीनियस एंजाइम है, क्योंकि अगर इस अर्थ के ऊपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीनियस एंजाइम ना होता तो प्लांट नहीं होते, प्लांट ना होते तो आज मैं और आप नहीं होते। आप कहेंगे जी प्लांट से हमारा क्या लेना देना, प्लांट फीड करते हैं, प्लांट को फीड करता है एनिमल, अगर प्लांट ही नहीं होते तो एनिमल क्या फीड करता, हम भी नहीं होते ना, ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में ना, कोई प्रोसेस ही नहीं हो पाता, ये कायनात, ये सिस्टम चल ही नहीं पाता। आप सुने, आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, गौर से सुनना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये एंटर हुई किसके अंदर, एंटर हुई, आपको पता है मैंने अभी बताया कि ये एंटर हुई स्टोमा के अंदर। स्टोमा क्या है, पार्ट है किसका, स्टोमा किसका है, स्टोमा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। फिर उसके बाद एक कंपाउंड था जिसको हम नाम दे रहे हैं, किसका नाम दे रहे हैं, सॉरी मेरी मिस्टेक, कंपाउंड को नाम दे रहे हैं किसका, आपके पास रिबिलास 1,5 बाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जब ये दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन करने वाला कौन है, कंबाइन करने वाला कौन है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि एक आपके पास क्या है, एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है RUBISCO, रिबिस्को, ठीक है, इस एंजाइम ने, ठीक है। ये दोनों आपस, ये कहां से आई, एटमॉस्फेयर से, ये कहां मौजूद है, स्टोमा में, स्टोमा में, ये एंजाइम भी कहां है, स्टोमा के फ्लूइड के अंदर मौजूद है, फ्लूइड ऑफ स्टोमा में, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों के कंबाइन होने से, इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनता है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। उस अनस्टेबल मॉलिक्यूल का क्या मुसीबत आ गई, इस नहीं भाई अभी कहां से, इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल का बुक में आपके जिक्र ही नहीं किया गया है, उसका नाम है कीटो एसिड, कीटो एसिड, कीटो एसिड बन जाता है। और कीटो एसिड के पास कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने, 6 कार्बन। अब आप कहेंगे 6 कार्बन कैसे, देखें जी, रिबिलॉज 1,5 बाइफॉस के पास कितने कार्बन थे, 5 कार्बन ये, और 1 कार्बन ये, कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 कार्बन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन, ठीक है। और इनको कंबाइन किसने कराया, रिबिस्को ने, कहाँ मौजूद था, स्टोमा के फ्लूइड में, 5 और 1 कितने हो गए, 6 कार्बन, 6। तो कीटो एसिड की जो फॉर्मेशन हुई
कैसे हुई है फॉर्मेशन? जब रिबिलास 1,5 बाइफॉस्फेट, 1,5 बाइफॉस्फेट कहते हैं या रिबिलास बाइफॉस्फेट कहते हैं, बात एक ही है, आपके पास कोई ऐसा इश्यू नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में हम 1,5 बाइफॉस्फेट